नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जहां एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या में बनने वाले मस्जिद को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने बड़ा बयान दिया है। निश्चलानंद सरस्वती महाराज अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन दिए जाने पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए नजर आए। उन्होंने आगाह करने जैसी भाषा में कहा कि मोदी योगी सावधान रहें तो यूपी में 3 पाकिस्तान बन जाएंगे। दरअसल जगत गुरु महाराज ने कहा कि अगर वो नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान हस्ताक्षर कर देते तो राम मंदिर के पास ही मस्जिद बन रही होती। उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए मस्जिद 25 किलोमीटर दूर बन रही है। अब हिंदू राष्ट्र पर उनका ये कहना था कि यहां पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पूर्वज तो हिंदू ही थे, और जब अपने पूर्वज की पहचान हो जाएगी तो हिंदू राष्ट्र में आस्था होगी। दूसरी ओर योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं, वहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। मदरसे से निकलने वाला व्यक्ति आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी होती है। अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। यूपी में चुनाव नजदीक आते हैं, जिस तरह से नेताओं के बोल पाकिस्तान और आतंकवाद तक पहुंच गए हैं, तो क्या चुनावी माहौल में पाकिस्तान और आतंकवाद जरूरी है या फिर मजबूरी है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तो इस मुद्दे पर रिएक्शंस किस तरीके से मिल रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कहा गया है दोनों की ओर से। ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है, सर्प की तरह जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए, और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बानी निकला था कि नहीं? वो भी मदरसे से, जम्मू कश्मीर से पढ़ के आया था, यहीं का था। मैं तो और कहीं दूर कहाँ जाऊं, जिस भी मदरसे से जो पढ़े, जितने ISI के एजेंट और वह सारे मदरसे से निकले हुए। आज देखिए केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं, वहां पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर। तो ऐसे टाइम में मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केरल की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। हमने कहा सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक और हिंदू है, इस तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। मोहम्मद साहब तो मुसलमान नहीं थे। सुनिए, मैं बहुत लाड प्यार से बोल रहा हूँ। ईसा मसीह तो क्रिश्चियन नहीं थे, मोहम्मद साहब तो मुसलमान नहीं थे। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक और हिंदू है। अपने पूर्वज की पहचान होगी तो हिंदुत्व के प्रति आस्था होगी, और मारकाट की बात नहीं। अपने पूर्वज की पहचान होगी तो हिंदुत्व के प्रति आस्था होगी ही। कुरान शरीफ और बाइबल के पहले भी कोई धर्म था या नहीं, कोई ग्रंथ था या नहीं, उसका मौलिक स्वरूप क्या था, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आगे तो आपने सुना दोनों को। दरअसल ठाकुर रघुराज सिंह की ओर से आतंकवाद और पाकिस्तान का नाम लेकर निशाना साधा गया है मदरसों को लेकर, और उन्होंने कहा कि मदरसों में तो आतंकवाद का जन्म ही होता है, आतंकवादी शिक्षा वहां पर दी जाती है, और उनको अगर मौका भगवान दें तो वो सभी मदरसों को बंद ही कर देंगे। और आपने सुना स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज को, उनकी ओर से भी कहा गया है कि दरअसल ये जो जितने भी धर्म हैं, सभी के जो पूर्वज रहे वो तो हिंदू ही थे, और जब पूर्वजों की पहचान हो जाएगी तो हिंदू धर्म में आस्था भी हो जाएगी। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, और एक बार फिर से आतंकवाद का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, जातिगत जो मसले हैं एक बार फिर से निकलकर पिटारे से सामने आ रहे हैं। तो क्या इन सब से ही नैया पार होगी? आज हम चर्चा इसी पर करेंगे और अपने खास मेहमानों से
उनका पक्ष जानने की हम कोशिश भी करेंगे। तो जो मस्जिद का सवाल है, अयोध्या में एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ जो मस्जिद को लेकर जमीन दी गई उस पर भी आपत्ति स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने जाहिर की है। तो असंतुष्ट हैं वो मस्जिद के लिए जमीन देने पर, और उन्होंने ये बयान मुरादाबाद में दिया और इस बात का जिक्र वो करते हुए नजर आए, मुस्लिम रहीम रसखान बनकर रहे तो कोई आपत्ति नहीं है, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, ये उनकी ओर से कहा गया है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पूर्वज हिंदू हैं, ये महाराज ने कहा। अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन दिए जाने पर असंतुष्ट वो नजर आए हैं, उन्होंने असंतुष्टि जाहिर की है। तो आज हम चर्चा इन्हीं दो बयानों को लेकर करेंगे कि जो मस्जिद की जमीन है उस पर अब ये कैसा विवाद और कैसी असंतुष्टि है, और जो बयान रघुराज सिंह की ओर से दिया गया है, क्या चुनाव नजदीक आते ही ये सारे मुद्दे उठना जरूरी होता है? क्या इन्हीं मुद्दों के जरिए चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी पार्टियों की रहती है? एक बड़ा सवाल है। आतंकवाद का मुद्दा, पाकिस्तान का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, ये सारी चीजें क्यों इलेक्शन के समय पर ही बाहर निकल कर आती हैं? तो आज इन्हीं दो बयानों को लेकर चर्चा। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने जो कहा उसके क्या मायने हैं? आखिर ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया? ये बयान क्यों उन्होंने दिया है? या फिर क्या कुछ वो मानते हैं? कोर्ट के फैसले को लेकर भी, इस पर भी हम सवाल करेंगे। और जो बातें रघुराज सिंह की ओर से कही गई हैं वो बातें क्या इलेक्शन के वक्त में करना जरूरी है, और क्या ये जरूरत राजनीतिक दलों की है? आज इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज की ओर से कहा गया है कि दरअसल जो पूर्वज हैं सबके वो तो हिंदू ही रहे, और जब अपने पूर्वज की पहचान हो जाएगी तो हिंदू धर्म में आस्था भी हो जाएगी। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति उन्होंने हिंदू बताया है। चलिए, हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। कुलभूषण जी, आपका स्वागत है। शौकत अली साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से नेता। शौकत अली साहब, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जनार्दन मिश्रा जी, आपका स्वागत है। और हिंदू धर्मगुरु योगी उमेशानंद महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। उमेशानंद महाराज जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत योगी जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। ये जो बयान दिया है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी ने, इस बयान के मायने क्या हैं, और क्या चुनाव के समय जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं तो किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने की कोशिश होती है, किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश होती है? क्या इसी मंशा के साथ इस तरीके के बयान निकलकर इलेक्शन के समय पर सामने आ जाते हैं? देखिए, निश्चलानंद महाराज जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है जी, निसंदेह एक बात को हमको समझना चाहिए कि अयोध्या श्री राम भगवान की जन्मभूमि है जी, और इस भारतवर्ष में रहने वाला हिंदू समाज यह स्वीकार नहीं करता मंदिर के अलावा वहां किसी प्रकार की मस्जिद का निर्माण हो। और मस्जिद के अंदर मस्जिद होनी भी क्यों चाहिए, ये प्रश्न भी हमारे मन में आता है। और जहां तक कि निश्चलानंद महाराज जी के द्वारा ये आपने प्रश्न किया कि इलेक्शन के समय इस प्रकार के वक्तव्य हिंदू समाज की भावनाओं को व्यक्त करने का यह एक मंच होता है जी। संत समाज की ओर से सदैव यह बात रखी गई है कि अयोध्या में किसी भी प्रकार की मस्जिद का निर्माण हम स्वीकार नहीं करेंगे, और 1 इंच भी भूमि हम मुसलमानों को मस्जिद निर्माण के लिए देने के लिए स्वीकार नहीं करते। यह केवल और केवल श्री राम भगवान जन्मभूमि का विषय है, मस्जिद का दूर दूर तक कोई विषय है नहीं। लेकिन योगी जी, ये तो कोर्ट का फैसला है ना? देखिए, हम सारी चीज कोर्ट पर छोड़ देते हैं। हाँ, तो फिर कोर्ट के फैसले को भी मानिए, उस पर आपत्ति कैसी सर? देखिए, मेरा मानना है कि संसद को पुनः इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और कानून बनाने के बाद 1 इंच भी भूमि वहां पर मस्जिद निर्माण के लिए नहीं देनी चाहिए। यह 100% हिंदू आस्था का विषय है। और मुझको लगता है कि जिस प्रकार से अन्य मुस्लिम राष्ट्रों के अंदर, अगर आप सऊदी अरब की बात करें,
मक्का की बात करें, वहां पर किसी धर्म विशेष को जाने की आज्ञा नहीं है, मंदिर निर्माण की चर्चा नहीं है, कोई अन्य धर्म का व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। तो अयोध्या की जन्मभूमि पर मुसलमानों के लिए मस्जिद क्यों बनाना? ठीक है, ठीक है। शौकत अली साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा, ठाकुर रघुराज सिंह की ओर से जो बयान दिया गया है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए पराग जी, ये पूरी तरह राजनीतिक प्रेरित बयान जी। अब क्योंकि महाराज जी हैं, सनातन धर्म के अगवा हैं, सनातन धर्म की अगुवाई करते हैं और राजनीति से प्रेरित भी हैं। तो जब कोई व्यक्ति राजनीति से प्रेरित होता है तो उस राजनीतिक दल की बात जरूर करता है। दुर्भाग्य की बात है कि आज वो बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया सनातन धर्म के अगुवा हैं, अगर अभी भी उत्तर प्रदेश में सनातनियों को डर लगे और कहा जाए कि नहीं 3 पाकिस्तान हो जाएंगे, तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश के मुखिया का कि अभी भी उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता को संभाल नहीं पाए। उत्तर प्रदेश की जनता को अभी भी भय का माहौल। महाराज मुझे सिर्फ इतना बताने का काम कीजिए, कोर्ट का फैसला हो गया, कोर्ट ने निर्णय ले। साहब आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए पराग जी, मैं महाराज जी से जानना जरूर चाहूंगा कि देश की कोर्ट ने फैसला लिया और सर्वोच्च न्यायालय का सभी लोग सम्मान करते हैं, तो मुझे लगता है इतना बड़ा फैसला हुआ और दुनिया की नजर थी जिस फैसले पे, वो फैसला सुरक्षित हुआ, फैसला हुआ, उस पर किसी ने तीखा टिप्पणी नहीं की। अब क्योंकि महाराज जी राजनीति से प्रेरित हैं तो लगातार बयान दे रहे। और फिर मैं पराग जी ये भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया भी सनातन धर्म के अगवा हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन महाराज जी क्योंकि राजनीति से प्रेरित हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब चुनाव आ रहे हैं, अब वो चाहते हैं कि माहौल बने, चुनावी माहौल बने, हिंदुस्तान में इस तरह के माहौल क्रिएट हों जिससे उत्तर प्रदेश की आवाम इस बात को सोचे कि हिंदू मुसलमान हो। अरे महाराज ये स्टेटमेंट आपका उस वक्त आना चाहिए था जब देश में फैसला। शौकत अली साहब, वो योगी हैं, उनका अपना मत हो सकता है, अपने धर्म के लिए अपना मत हो सकता है, किसी पार्टी से जोड़कर उसको क्यों देखना? देखिए मैंने कहा ना, इसलिए पार्टी से जोड़कर देख रहा हूं, जब कोई व्यक्ति या कोई किसी भी धर्म का अगवा जब राजनीति से प्रेरित होता तो इस तरह के बयान देता रहता। तमाम अब ऐसे तो मुस्लिम जो धर्मगुरु होते हैं वो अपने धर्म की बात करते हैं, वो हिंदू धर्मगुरु हैं तो अपने धर्म की बात कर रहे हैं। महाराज वो अगर धर्म की शिक्षा और दीक्षा देते तो मैं उनका स्वागत करता, देश में शिक्षा और दीक्षा देने का काम करते, मैं उनका स्वागत करता। रघुराज सिंह को लेकर एक जल्दी से रिएक्शन अपना दीजिए, उसके बाद कुलभूषण जी आपके पास में आ रहा हूं। रघुराज जी को लेकर सर रिएक्शन दीजिए अपना, शौकत अली साहब। हाँ, मुझसे देखिए मैंने कहा ना, जो रघुराज जी का बयान जो भी आया मैंने नहीं ठीक से सुना उसको, मुझे जानकारी नहीं उस बयान के बारे में, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि महाराज जी का आज पूरा बयान राजनीतिक प्रेरित है। अगर वो राजनीतिक प्रेरित ना होता तो मुझे लगता है इस पर चर्चा भी ना होती। ठीक है, आज लगता है महाराज जी के साथ ही आप लगातार 1 to 1 चर्चा करना चाह रहे हैं। खैर कुलभूषण जी, बिल्कुल, क्या इलेक्शन के वक्त में हिंदू मुसलमान, आतंकवाद, पाकिस्तान, ये सारी चीजें जरूरी हैं? पारस जी आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। सर, ये पूरी तरह से चुनाव, पराग जी आपका ये प्रश्न बिल्कुल जायज है और पूरी तरह से यह राजनीति से प्रेरित मुद्दा है और वोटिंग के लिए है। इसका धर्म और आस्था से कोई लेना देना हमें तो नहीं दिखाई देता है। इस समय उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अपराध की स्थितियां हैं और जिस तरह के घटनाक्रम घट रहे हैं, उस समय हम इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक होने के संकेत है और सभी पार्टियां उसकी तैयारी में लगी हैं। तो राजनीतिक पार्टियां कुछ काम अपने सीधे तौर पे करती हैं और कुछ दूसरों के सहारे करती हैं। तो इसमें पूरी तरह से राजनीति है। इसको धर्म का मुद्दा मान के हम बहस करें तो मुझे नहीं लगता उतना उचित होगा। यह पूरी तरह से चुनाव प्रेरित मामला है। इस तरह के स्टेटमेंट आना, या आपके चैनल पे भी अभी जो दिखाया गया कि रोक के गंगा आरती हो रही है, कहीं पूजा हो रही है, कहीं नमाज पढ़ने की बात हो रही है, कहीं मस्जिद बनाने की बात, ये पूरी तरह से धर्म का मामला नहीं है, राजनीति का मामला है। इसलिए पराग जी, राजनीति और धर्म में एक हमेशा अलगाव होना चाहिए। धर्म का कार्य है समाज को दिशा देना, राजनीति का भी कार्य है समाज को दिशा देना, लेकिन दोनों के टूल्स अलग हैं, दोनों के उपकरण अलग हैं, दोनों के तरीके अलग हैं। एक जो योजना होती है, जो नीति होती है, उस पर राजनीति काम करती है और जो अंतर्मन होता है उस पर धर्म काम करता है। हम धर्म के अनुसार अपने जीवन का आचरण करें। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे संविधान में धर्म जिसे कहा गया है, जिसे इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं, वो हमारे यहाँ पंथ होता है। धर्म तो धर्म की धारेती होता है। धर्म तो हमारे यहाँ आस्था का मामला होता है। धर्म तो हमारे यहाँ सम्मान का मामला होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें हम मन में अपने किसी भी धर्म की आस्था को लेकर चल सकते हैं। लेकिन कुलभूषण ये तो सब कर रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है।
कांग्रेस पार्टी इसमें साथ नहीं कांग्रेस कर रही पार्टी भी मैं तो दावे के साथ पॉलिटिकल है कांग्रेस पार्टी और वो के भी प्रवक्ता होने के मंदिर नाते मंदिर जा रही है मंदिर ना। जाना किसी की बपौती नहीं होती पराग जी। मंदिर जाना सबका अपना कर्म है, सबका अपना तो कर्तव्य सर है। फिर वही हुआ ना कि आप सबकी इलेक्शन है। से जोड़कर आप भी इसको देख रहे हैं ना, इलेक्शन के समय पर ही ऐसी तस्वीरें क्यों आती हैं? पूरे 5 साल जाइए आप, कौन रोक रहा है 5 साल जाते हैं साहब। हाँ। अभी हमारे नेता राहुल गांधी वैष्णो देवी के यात्रा पर गए थे, तब कौन सा इलेक्शन था? अभी प्रियंका गांधी कहाँ जा रही हैं? जहां भी अभी दौरा तो होता इलेक्शन है है ना, वहां जो भी आस्था प्रियंका का गांधी भी केंद्र तो होता है, मंदिर चाहे मंदिर वो जा रही है ना दरगाह हो, दर्शन चाहे करने। मंदिर हो। पराग जी आपकी आवाज लेट आ रही, इसलिए सुन नहीं पा रहा। ठीक लेकिन है, ये चलिए काम मैं हमेशा आ रहा हूँ, होता है। लौट रहा हूँ अगले राउंड में आपके पास। जनार्दन मिश्रा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर आपसे अब मैं समझना चाह रहा हूं सर, इस पूरे प्रकरण को देखिए, योगी जी को आपने सुन लिया, कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का पक्ष आपने जान लिया और ये बयानबाजियां भी आपने सुन ली। किस तरह से सर इसको आप देख रहे हैं? देखिए पराग जी, यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, एक राजनेता है और एक धर्म के अगुवा हैं। तो दोनों के बयानों को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और जो बातें श्री शंकराचार्य जी ने बोली हैं उन वो मतलब सिर्फ चुनाव से पहले या अभी मुरादाबाद में हम लोगों ने उसको हाईलाइट किया, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी वो लगातार इन चीजों पे बोलते रहे हैं और वो उनकी अपनी भावनाएं हैं, अपने उसमें वो चीजें हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स को जरूर यहाँ पर सोचना चाहिए, जो भी हमारे साथ लोग हैं और जो जनता देख रही है, हमारी सुन रही है, कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप लोग कोर्ट के बाहर जाकर इसको समझौता कर लें, हमें इसमें हस्तक्षेप ना करना पड़े जी। उस पर राजीनामा नहीं बन पाया, 2 बार इसको मौका दिया गया, लेकिन उस पर नहीं, कमिटीज बनाई गई, दोनों तरफ के धर्म गुरु लगे, लेकिन इस पर राजीनामा नहीं बना। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आदेश कर दिया तो तरह तरह की बयानबाजी आने लगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में निकल के भी उसमें अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। तो काफी चीजें हैं इसमें। और दूसरी चीज है कि जो इसमें जो डिस्प्यूट था वो टाइटल सूट था। तो टाइटल सूट में ये नहीं कह सकते कि आप ठीक है, चीज तो आपकी है, लेकिन हम आपको भी ये चीज दे सकते हैं। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है वो सर्वोपरि है, वो विवाद से परे है। इस चीजों पे बहस करना जो है और इन चीजों को बढ़ाना, वो कहीं ना कहीं पर्सनल हो सकता है, धार्मिक भावनाओं को उसको करने के लिए। जो राजनेता के बयान की आप बात कर रहे हैं, वो देखिए जैसे जैसे चुनाव आते हैं ऐसे बयानवीर दोनों तरफ आपको पार्टी में मिलेंगे। अपने जो अपने वोटर्स को संगठित करने के लिए, अपने वोटर्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, जिससे वो लोग चीजों को और उसमें आकर्षित हो और उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें। तो ये दोनों ही, एक व्यक्ति और व्यक्तित्व अलग अलग है। और शंकराचार्य जी का जो बयान है वो मतलब अभी सिर्फ इस चुनाव को लेकर नहीं है। अगर जो भी लोग इनको जानते हैं, जो सुन रहे हैं, और न्यूज में भी रहा है कि वो लगातार इस चीज पर चर्चा करते रहते हैं। ठीक है, उमेशानंद महाराज जी आपकी बात से सहमत मुझे नजर आ रहे हैं। आखिर में जो आपने कहा महाराज जी, अब मैं चाहूंगा आप जवाब भी दें, क्योंकि शौकत अली साहब ने सीधा आरोप आपके ऊपर यह लगाया कि आपका जो बयान है वो राजनीति से प्रेरित है। देखिए क्या होता है, सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब कुछ नहीं बचता तो साधु संतों पर आरोप प्रत्यारोप करने का इनका प्राचीन इतिहास रहा है। ये उसी पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ चैनल पर कर रहे हैं जिन्होंने राम कार सेवकों की हत्या करी। इतना बड़ा अपराध करने वाले लोग आज यहाँ धर्म की चर्चा कर रहे हैं। और मैं इनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धर्म ने सदैव राजनीति को साफ करने का काम किया है। धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे चाहे शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, सदैव भारतीय राजनीति या प्राचीन कालखंड में आप जाएं तो नेताओं को सदैव अच्छे मार्ग पर, नीति के मार्ग पर चलने की शिक्षा धर्म के माध्यम से दी है। आप धर्म को राजनीति से कैसे अलग कर सकते हैं? जहां तक शौकत अली साहब का विषय है, मैं बड़ी गंभीरता से एक बात इनके सामने रखना चाहता हूं कि मैं तो आपको भी बोलता हूं कि आपका जीवन ठीक हो जाएगा कि आप इस पार्टी का चोला छोड़ दीजिए जिन्होंने राम कार सेवकों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया। और दूसरी बात, आप धर्म का पाठ मुझे पढ़ाना बंद कर दीजिए। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि इस चैनल पर बैठकर क्या कोई सन्यासी या साधु धर्म की चर्चा या राजनीति की चर्चा नहीं कर सकता? क्या कर सकता है? आपके बड़े बड़े ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े बड़े मौलाना और मौलवी जब अपने धर्म को डिफेंड करते हैं तो ये कुरान के सिद्धांत और इनकी पद्धतियां कहां गायब हो जाती हैं। लेकिन ये जो एक संकुचित मानसिकता का द्योतक जो चरित्र है इस पार्टी का, वो सदैव हिंदू विरोधी रहा है।
और जहां तक कांग्रेस का विषय है, जब इलेक्शन आते हैं तो वैष्णो देवी याद आता है, जनेऊ याद आता है, ब्राह्मण पद्धतियां इनको याद आती हैं। तो इन दोनों पार्टियों के चरित्र में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये दोनों ही पार्टियां हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और राम विरोधी हैं। और मैं एक चीज और बोल देना आप लोगों को चाहता हूं, काशी भी होगा, मथुरा भी होगा, आप प्रतीक्षा कीजिए, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। दोनों ही उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और मुझे लगता है कि राजनीति में मैं ज्यादा बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है इस इलेक्शन में अब आपने मुझे बोलने पर मजबूर किया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में आप लोगों एक सीट भी नहीं बचा पाएंगे। इसके पीछे कारण यह है, आप राम विरोधी, कृष्ण विरोधी। लेकिन महाराज जी, आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान अभी देना थोड़ा विवादित है या फिर जहर घोलने वाला है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है और इस तरह की राजनीति को और ज्यादा फिर आप बढ़ावा दे रहे हैं अपने बयानों से? देखिए, इलेक्शन हो या इलेक्शन ना हो, साधु संतों ने सदैव काशी मथुरा को और अयोध्या तो गर्व का विषय कि श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है। ये दोनों पार्टियां जो बैठी हैं, मैं इनसे एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आप हिंदू समर्थक हैं तो अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर श्री राम मंदिर निर्माण का समर्थन कीजिए। समर्थन क्यों नहीं करते? दिल्ली का मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहा है, उनकी तो नानी ने, दादी ने कुछ कहा था उनको, लेकिन इनका दोहरा चरित्र है और आज हिंदू समाज इनको माफ नहीं करेगा। ठीक है शौकत अली साहब, ये तो संत समाज पहले से कहता रहा है कि साहब राम मंदिर की हम मांग कर रहे थे, और अगर बीजेपी ने नहीं तो कांग्रेस ने बनवा दिया होता, समाजवादी पार्टी ने बनवा दिया होता, हम तो उसको सपोर्ट कर देते, उनको तो राम का मंदिर चाहिए था। तो क्या इसी बात की खिसियाट समाजवादी पार्टी के अंदर है कि इसका क्रेडिट बीजेपी ले जा रही है और संत समाज सपोर्ट कर रहा है? देखिए महाराज जी सनातन धर्म के अगुवा हैं जी, और उनकी भाषा शैली देख के मुझे लग रहा था वो सनातन धर्म के अगुवा नहीं हो सकते। जिस तरह का अग्रेसिव, जिस तरह का उत्तेजना इनके चेहरे पे दिख रही थी, मुझे लग रहा था ये सनातन धर्म की अगुवाई करने के लिए नहीं, ये एक पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं। अरे महाराज सुनिए ना, अभी थोड़ा धैर्य रखिए, आप तो इतनी जल्दी उत्तेजित हो गए। सुन लीजिए, अरे महाराज ये हमने कहा ना, ये जो उत्तेजना, ये जो गुस्सा, ये जो साधु में क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे महाराज, साधु का काम ये नहीं होता है, साधु बहुत धैर्यवान होता है। हम उस धर्म से संबंध रखते हैं आपका जहां पर धर्म की चर्चा भी होती है और धर्म का। महाराज जी थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं आपको आगे महाराज जी का धैर्य हो गया, महाराज जी का धैर्य हो गया। अरे सुन लीजिए, भाषा बोलेंगे तो आप सुन लीजिए महाराज, अरे महाराज आपका धैर्य उस वक्त खो जाना चाहिए। महाराज जी मैं आऊंगा, थोड़ा सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए थोड़ा धैर्य के। महाराज आपका धैर्य उस वक्त खो जाना चाहिए था जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में और उत्तर प्रदेश के मुखिया जो खुद सनातन धर्म के अगवा हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी में दो सनातन धर्म के अगुवाओं की हत्या हो गई। महाराज उस वक्त आपको अग्रेसिव हो जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि क्यों हो रही है सनातन धर्म के अगुवाओं की हत्या, पूछना चाहिए था आपको। आपका गुस्सा उस वक्त लाजमी था, आप उस वक्त गुस्सा हो जाते। महाराज मैं आपका समर्थन करता और सनातन धर्म के अगुवाओं का भी समर्थन करता जब उत्तर प्रदेश की राजधानी में महिलाएं आत्मदाह कर रही थी और उत्तर प्रदेश के मुखिया से न्याय मांग रही थी जो स्वयं सनातन धर्म के अगुवा है। महाराज उस वक्त आप कहां चले जाते हैं? क्यों नहीं आपके चेहरे पर अग्रेसिव होता? क्यों नहीं तेजस्वी होते? क्यों नहीं गुस्सा होते? कौन सी नींद की गोली खा लेते हैं महाराज? देखिए महाराज, आप एक राजनीति से प्रेरित में, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं। अब क्योंकि चुनाव आया है तो तमाम तरह की बातें होंगी, तमाम तरह की चर्चाएं भी होंगी, लेकिन महाराज कभी आपने सोचा कि उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब को आप लोग खराब करने का काम कर रहे हैं? आप लोग उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? आप लोग उत्तर प्रदेश के सनातन धर्म के युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं? मैं इसलिए बात को पराग जी कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक सनातन धर्म के अगवा ने उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने का काम किया था और तमाम चंद लोगों ने, तमाम वो अराजक लोगों ने उत्तर प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने का काम किया था। मैं आपको एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक महंत ने रोजा इफ्तार करा दिया और नदी के किनारे कराया। लोगों ने उत्तर प्रदेश में मैसेज फैलाया, तमाम अराजक लोगों ने मैसेज फैलाया कि मंदिर में रोजा इफ्तार होने लगा है। जरा पूछिए उन लोगों से, तमाम पेपरों की हेडलाइन भी बनी थी क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनाना था, चुनाव का दौर था, इसी तरह माहौल बनाया जाता। कहा गया, एक अखबार की हेडलाइन थी पराग जी कि मंदिर के अंदर रोजा इफ्तार कराया गया। जिनको जानकारी नहीं थी वो लोग इस तरह के माहौल बनाने का काम कर रहे। तमाम लोग अग्रेसिव हो गए, तमाम लोग उत्तेजित हो गए। अरे महाराज वो मंदिर में हुआ ही नहीं था, वो तो एक नदी के किनारे हुआ था। तो ऐसे लोग
ऐसे लोग समाज में जब माहौल खराब करने का काम करते हैं तो उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या करूं, दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश के जो मुखिया वो भी सनातन धर्म के अगवा हैं, वो भी निंद्रावस्था में हैं। उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म के अगवाओं की हत्या हो जाती है तब भी उनकी नींद नहीं टूटती, और अब क्योंकि चुनाव आ गया है तो हिंदू खतरे में आ गया। पराग जी, एक बात जानना चाहता हूं, क्योंकि आप भी हिंदू हैं, कि आपको खतरा महसूस होता है कभी? आपको लगता है? अगर लगता है तो मैं कहूंगा ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का फेलियर है। अभी भी कहा जाए कि 3 पाकिस्तान बन जाएंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सरकार है, देश में भी है, प्रदेश में है, तमाम राज्यों में, उसके बाद भी पाकिस्तान की यही तो सर पॉलिटिक्स हम समझने के लिए चर्चा कर रहे हैं ना, कि जब भी चुनाव नजदीक आता है तो मुस्लिम धर्मगुरुओं को मुस्लिम लोग खतरे में नजर आते हैं, और जब चुनाव आता है तो हिंदू धर्मगुरुओं को हिंदू खतरे में नजर आते हैं, क्रिश्चियन खतरे में नजर आते हैं, बौद्ध धर्म खतरे, सारे धर्म खतरे में आ जाते हैं। सर यही सवाल है। महाराज जी, एक छोटा सा संक्षेप में आप उत्तर दीजिए शौकत अली साहब की बात का, उसके बाद कुलभूषण जी आपके पास में आ रहा हूं। देखिए, जहां तक शौकत अली साहब मेरे बारे में कुछ कह रहे थे कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित हूं, और ये मेरा व्यक्तिगत विषय, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करता हूं, लेकिन शौकत अली साहब, जब आपने कहा कि 2 सनातनियों की उत्तर प्रदेश में हत्या कर दी गई, आपने ये प्रश्न खड़ा किया, मैं आप लोगों से पूछता हूं, नैतिक जिम्मेदारी आप लेते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर जब आप लोगों की सरकार रही, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही, तो कार सेवकों की हत्या कराने का जघन्य अपराध आपने किया। जिम्मेदारी लेते हुए अपने प्रवक्ता पद से त्याग देने के लिए तैयार है क्या? हमसे अपेक्षा करते हैं, लेकिन क्या बात है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी गिरबान में नहीं देखते और दूसरों की कमियां ढूंढते हैं। आपकी पार्टी सदैव हिंदू विरोधी रही है, आपकी पार्टी तो सदैव हिंदू विरोधी रही है। ठीक है महाराज जी, ठीक है। आपके राज्य में सुरक्षित थी कब? गाय काटने वाले, हत्या करने वाले, और आपके राज्य में छोटी छोटी कन्याओं के साथ जघन्य अपराध हुए, और आप चर्चा यहाँ पर नैतिकता की करते हैं। ठीक है, आपको हिंदू समाज माफ नहीं करेगा शौकत अली साहब। ठीक है शौकत अली साहब, संक्षेप में बताइए सर, संक्षेप में। पराग जी, महाराज जी फिर गुस्सा हो गए, देखिए एग्रेसिव हो गया। मैं सवाल पूछूंगा तो और गुस्सा हो जाएगा। उत्तर दीजिए सर संक्षेप में, जल्दी। मैं महाराज जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक मामला कोर्ट में विचाराधीन था, कार्य सेवकों को मंदिर तक पहुंचाने का काम कौन पार्टी कर रही थी? जब ये जानती थी कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, वहां रोक लगी हुई है, वहां कोई जा नहीं सकता है, तो उनको उकसाने का काम कौन कर रहा था? और कौन सी पार्टी है जिसको 1 दिन की सजा हुई? कौन से वो नेता थे जिनको दंडित किया गया? कौन से वो नेता हैं, जो कौन सी पार्टी के वो नेता हैं जिनको 1 दिन की जेल हुई और तमाम सजाएं हुई, तमाम एलिगेशन लगे उनके ऊपर? माननीय मुलायम सिंह पर कोई एलिगेशन नहीं महाराज। और जो लोग कार्य सेवकों की हत्या करवा रहे थे, जो अग्रेसिव कर रहे थे, जो उस्काने का काम कर रहे थे, वहां भेजने का काम कर रहे थे, प्रदेश की धरती का शौकत अली साहब आ रहा हूं, शौकत अली साहब आ रहा हूं, लेकिन सवाल जो आप सीधा महाराज जी के ऊपर दाग रहे हैं, महाराज जी ने भी सवाल आपसे सीधे ये किया कि अगर आप इतने ही समर्थक हैं तो फिर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? इसका जवाब दीजिए, लेकिन उसका जवाब आपने नहीं दिया। राजधानी में सुन लीजिए मेरी बात को, पराग जी बहुत गंभीरता सुनिएगा, मैं बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, यदि कोई मुसलमान भी वहां जाता तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी गोली मारने का काम करते उसको, क्योंकि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मैं बहुत कड़वा शब्द कह रहा हूं पराग जी, हिंदू हो या मुसलमान, यदि मुसलमानों ने भी ये हरकत की होती तो उनके ऊपर भी गोलियां। महाराज जी इस पर मैं आऊंगा, जवाब देना चाह रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए महाराज जी। कुलभूषण जी से कमेंट में ले लूं। कुलभूषण जी, आपकी पार्टी कहां पर खड़ी है सर? देखिए अभी महाराज जी ने सीधा कहा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो आप सभी को मंदिर याद आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले कोई जनेऊ धारण करते हुए नहीं दिखा था कि देखिए हम भी जनेऊ पहनते हैं। महाराज जी को अभी मैं सुन रहा था और मैं संजीदगी से कह रहा हूं पराग जी कि महाराज जी को अगर जो इतनी जानकारी होती भारतीय संविधान की, तो इस तरह की बात नेशनल टेलीविजन पे नहीं कहते कि आप अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल करिए। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष संविधान है महाराज जी, भारतीय संविधान सेकुलर संविधान है। ऐसे समय में जो आप नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हैं, चूंकि आपको कहने की स्वतंत्रता है, आप कहते रहिए, लेकिन संविधान से चलता है देश और यह देश संविधान से ही चलेगा। इस चीज का महाराज जी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे थे, थोड़ा सा महाराज जी इस देश की सरकार जिसे मोदी सरकार कहते हैं, उसके एनसीआरबी के आंकड़े आज जारी हुए हैं, जिनके अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में 2018 में देश में नंबर 1, 2019 में अपराध में नंबर 1, 2020 में महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1, 39,385 घटनाएं उत्तर प्रदेश में 2020 में महिलाओं के प्रति हुई हैं। महाराज जी आप राजस्थान का जिक्र भी करिए सर।
नहीं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, उसका जिक्र होगा पराग जी। राजस्थान का भी तो आप जिक्र आंकड़े करिए ना। एनसीईआरटी को उठा के देखिए, आपकी अगर आप आंकड़ों की ही बात कर रहे हैं और अगर आप क्राइम की बात कर रहे हैं तो राजस्थान को आप नकार नहीं पाएंगे। आप ही नहीं पढ़ के आए भ्रष्टाचार में और पढ़िए महिला पराग उत्पीड़न जी। टोकने से पहले आप आज के आंकड़े पढ़िए पराग जी। राजस्थान को क्या आप नकार सकते हैं नहीं लाई है सर? कुलभूषण जी, राजस्थान को क्या आप नकार सकते हैं? पराग जी, फर्स्ट नंबर आप पर हो, उत्तर सेकंड प्रदेश पर के हो, आंकड़े थर्ड पर हो, देखिए। फोर्थ पर हो, क्या आते हैं? से पहले आप पूरी बात सुनिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी और समझ भी ली, लेकिन क्या आप उसको नकार पाएंगे, मुझे बताइए। बिल्कुल सुधार पाएंगे। नकार नहीं सकते ना, आप सुधार सकते हैं, नकार नहीं सकते आप। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ नंबर जनार्दन जी से कमेंट में लेता हूं, उसके बाद महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। राजस्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है जनार्दन जी, जनार्दन जी पूरी बात होने दिया करिए, ये डिबेट मत बुलाया करिए। सर आपकी पूरी बात सुन ली मैंने, आपको सारा मौका दूंगा तो बाकी लोग भी है ना सर, कुलभूषण जी बाकी लोग भी हैं, आपको बड़े सम्मान के साथ बुलाया, सम्मान के साथ आपकी बात सुनी थी मैंने। पूरी बात आप होने नहीं देंगे। ठीक है करिए अपनी पूरी बात करिए, पूरी बात करिए सर, 30 सेकंड और लीजिए, पूरी बात करिए। आपके राज्य के एक आंकड़ा अगर मैंने आपको गिना दिया तो आपको ये बुरा लगा, लेकिन आप दूसरे राज्य का गिना रहे हैं तो वो अच्छा है। बोलने नहीं देते हैं उधर से, तो सर सब बराबर रखिए ना, अगर आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो सबको बराबर रखिए। फिर में बैठे होते तो आपके सामने आपको बता देते इधर से। कुलभूषण जी अगर आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं तो आंकड़ों में भी निरपेक्ष रहिए ना फिर। हाँ तो मैं निरपेक्ष हूँ। हाँ बोलिए अपनी बात पूरी करिए। नंबर 1 2019 में उत्तर प्रदेश पूरी बात करिए। 2020 में उत्तर प्रदेश नंबर 1। आप बोलने देंगे तब तो आप सुनेंगे। बात पूरी सर, बात पूरी करिए, समय बर्बाद मत करिए। महाराज जी को एग्रेशन इन आंकड़ों पे नहीं होता है, महाराज जी को ये आंकड़े नहीं समझ में आते हैं। पिछली सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे थे, उसका ये आप जिक्र करेंगे। 2018, 19, 20 के आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं जो एनसीईआरबी ने जारी किए, उस पर आपकी क्या राय है? ठीक है, लेकिन कुलभूषण जी सवाल यह है कि अगर इतने ही सजग आप लोग हैं, इतने ही सतर्क आप लोग हैं, तो फिर जनता के सामने जब आप लोग जाते हैं, प्रियंका गांधी जी जाती हैं, राहुल गांधी जी जाते हैं, तो क्यों आप समझा नहीं पा रहे हैं? क्यों अपनी जमीन को आप स्थिर नहीं कर पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर आपका नामो निशान उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है और सारे आंकड़े आप गिना रहे हैं, तो जनता क्या आप पर विश्वास नहीं कर रही है? फिर जनता निश्चित तौर पे विश्वास कर रही है। अब हम आंकड़े जनता को गिना रहे हैं। कहीं न कहीं यही गलती हुई थी कि ये आंकड़े जनता को बता नहीं पाए थे। हाँ। इसीलिए ये संगठन की कमजोरी के कारण आज ये स्थिति हुई। लेकिन आज यही आंकड़े बता रहे हैं। आप लोग कितना भी टोके रोके, फिर भी अब जनता तक हम आंकड़े लेके जा रहे हैं। और सर आपको तो बताने के लिए बुलाया है, मैं कहाँ आपको रोक रहा हूँ कुलभूषण जी, आप तो नाराज हो रहे हैं बेफिजूल। बिल्कुल आप पूरी बात कहने दीजिए, उधर से आप पूरे सम्मान के साथ अपनी बात रखने के लिए महाराज जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश तो मैं तो करूंगा ही ना, मैं तो आपको गिनाऊंगा ही। पराग जी राजस्थान पे बहस करनी है तो उस पे भी कर सकते हैं। सब जगह की बात करूंगा कि अगर आप बीजेपी की बुराई करेंगे तो मैं आपकी सरकार में क्या आंकड़े वो भी बताऊंगा, बीजेपी वाले आपकी बुराई करेंगे तो मैं उनकी सरकार में क्या आंकड़े वो भी बताऊंगा। और महाराज जी के प्रश्न पे बोल रहा हूं। आप नाराज मत होइए कुलभूषण जी, काम ही है, आप नाराज मत होइए प्लीज। नहीं पराग जी आप भी नाराज मत होइए और आप ही ये ध्यान रखिए कि डिबेट किस पे हो रही है और कौन सा प्रश्न पूछा गया। तो सर आपने क्राइम का मुद्दा किसने उठाया? सर क्राइम के आंकड़े किसने गिनाना शुरू किया? आपने गिनाना शुरू किया ना। महाराज जी ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध होते थे। महाराज जी ने कहा महिलाओं के प्रति जनार्दन जी से सवाल होते थे। ठीक है जनार्दन जी, महाराज जी ने कहा कि पिछली सरकार में महिलाओं के प्रति अपराध होते थे। ठीक है जनार्दन जी, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। देखिए पराग जी, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति योगी राज में काफी हद तक सुधरी है। ये चीजें सामने आई हैं। देखिए संगठित अपराध जो था उस पर एक बड़ी हैमरिंग हुई है और ये जो महिलाओं पर अत्याचार और ये घटनाएं हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड इंपल्सिव क्राइम है। इस पर जरूर कहीं न कहीं से अंकुश लगाना बाकी है। और क्राइम ऐसी चीज है जिस पर सरकार के द्वारा पूर्णतः उस पर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये सभी को दिख रहा है कि जो संगठित अपराध था, जो माफिया से जो बड़े बड़े वो इन्होंने एम्पायर तैयार कर रखे थे, उन पर एक बड़ा प्रहार किया गया है। दूसरी चीज है, योगी आदित्यनाथ सरकार में मैं एक चीज जरूर जो मैंने खुद भी ऑब्जर्व करी है और लोगों का एक जो मत आया है सामने कि थानों में अब जो आंकड़े जो आप लेते हैं उनमें भी चीजें सुधरी हैं। पहले लोग थाने तक बात अपनी पहुंचा भी नहीं पाते थे, वहां पर वो रजिस्टर तक नहीं होता था। लेकिन इस अभी की जो सरकार है, जो इसने स्पेशल ये चीज ध्यान दी है। आप देखिए ऑनलाइन भी अगर अपनी चीजों को रखना चाहे और जो अगर आप ट्वीट करते हैं तो उस पर भी आपको उत्तर मिलता है। तो ये चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर में जरूर इसमें सुधार हुआ है और जो आंकड़े आप देख रहे हैं वो जरूर कहीं न कहीं से मतलब सही आंकड़े निकल के आ रहे हैं। क्योंकि अब आप थाने जाते हैं, जनार्दन जी ये जो ठोको वाली नीति है, इस पर सवाल भी खड़े हुए सर।
नहीं, बिल्कुल खड़े हुए हैं और ये जरूरी भी है। देखिए, निरंकुशता कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं है। अगर सरकार भी निरंकुश होकर और एकदम से ये इसको सफाया करके सोचती है तो वो संभव ही नहीं है। देखिए, पूरे विश्व के किसी भी देश में कितना भी एडवांस हो जाए, क्राइम को बिल्कुल जीरो नहीं किया जा सकता। लेकिन कुलभूषण त्रिपाठी जी जो आंकड़े बता रहे हैं उनको हम कैसे नकारें? अगर इतना ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, इतने ही बेहतर कंट्रोल कानून का राज कर दिया हमने, तो फिर ये आंकड़े कहां जाएंगे? इन आंकड़ों को कैसे नकारा जाएगा? नकारने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं आपसे फिर से अपनी चीज को दोहराता हूं। पहली चीज तो जो इम्प्रूवमेंट अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिख रहा है कि जो थानों में मामले रजिस्टर होते थे वो अब आसानी से हो सकते हैं। अब बात सुनी जा रही है थाने लेवल पर, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी चीज, जो ये बड़े आंकड़े आ रहे हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम था, जो संगठित क्राइम था, जो माफिया से जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठ के क्राइम करते थे, जो बड़ी चीज, उन पर एक बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। ठीक है, महाराज जी जवाब दीजिए आप अपना। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हो, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, आप इनके माथे पर देखेंगे तो एक बहुत बड़ी शिकन है और एक बहुत बड़ी चिंता है कि आने वाले चुनाव में किस प्रकार से हम लोग जीतेंगे और क्या हमारी पार्टी एक आधी सीट भी ले पाएगी, नहीं ले पाएगी। और मैं तो इनसे दोनों से ये कहना चाहता हूं कि एक बार आप अपना स्वयं का अध्ययन भी बढ़ाइए और धर्म राजनीति के विषय पर एक बार मैं व्यक्तिगत तौर पर भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं। जहां बोल लेंगे वहां भी आऊंगा। जहां तक संत समाज का विषय और आज के प्रश्न का विषय है, संतों ने, महापुरुषों ने सदैव भारत की राजनीति को साफ करने का काम किया, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जहां तक इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी के बैकग्राउंड को आप 10 या 15 साल तक पहले पीछे जाएं, तो ये वही पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने हिंदू समाज को दमन करने का काम सदैव किया है। अब इनकी पुरानी बातों को आप उजागर करेंगे और लोगों को बताएंगे नेशनल चैनल के माध्यम से, तो इनके पेट के अंदर मरोड़ तो आएगा ही आएगा। इन लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऐसा था, एक धर्म विशेष को प्रमोट करना और सनातन संस्कृति सभ्यता को तोड़ना। क्योंकि जब तक ये मंदिर तोड़ते थे, हिंदुओं की हत्या करवाते थे, गायों की हत्या करवाते थे, तो इनका वोट बैंक एक धर्म विशेष का वो बढ़ता था। तो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए हिंदुओं की हत्या, उनको खुश करना, देखिए कितना दुर्भाग्य है। इसी चैनल के माध्यम से मैं एक प्रश्न पूछता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, शौकत अली साहब भी बैठे। प्रश्न मैं ये पूछता हूं कि राम मंदिर, श्री राम जी का जो राम मंदिर निर्माण का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, वो यह तय करता है कि श्री राम जी का जन्म यहां पर हुआ, उसी आधार पर यहां पर राम मंदिर बन रहा है। ये आप मानते हैं, ये आपको स्पष्ट भी हो गया होगा क्योंकि आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम सम्मान करते हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो के अंदर आप ये रखिए कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, राम जी का जन्म यही हुआ था, हम इसका समर्थन करते हैं। मात्र इतना आप लोग काम कर दीजिए, क्या पता जो बचा कुचा हिंदू है, क्या पता आपका समर्थन कर दे। अगर आप इतना कर देंगे तो आप पर विश्वास हो जाएगा कि आप राम मंदिर निर्माण का समर्थन करते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शौकत अली जी पहले आप बोलिए, उसके बाद कुलभूषण जी आपके पास में आ रहा हूं। महाराज जी, उत्तर प्रदेश के विकास की बजाय पूरे समाज को हिंदू बनाने में जुटे, दुनिया में विकास के, भारत में विकास के बजाय लोगों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने में जुड़े। अरे महाराज, हम तो कर देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के समाज को जरा बताइए, आज उत्तर प्रदेश का समाज कहाँ आ गया है। अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे महाराज, लेकिन कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में आज संगठित अपराध कम हो गया, देश में आज संगठित अपराध कम हो गया। महाराज, आपने कौन सा चश्मा लगाया मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं कि आपने कौन सा चश्मा पहन रखा, लेकिन शायद आप जनार्दन मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई चश्मा लगाकर नहीं बैठेंगे किसी पार्टी का, वो अपना एनालिसिस बता रहे हैं। हमने कहा ना कि मैंने किसी पार्टी का नाम ही नहीं लिया, पराग जी, अपना एनालिसिस बता रहे हैं सर, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते। अब सुन तो लीजिए, हम पत्रकार महोदय पे कोई संशय नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कौन सा आपने चश्मा लगाया मुझे नहीं पता है, मैंने किसी राजनीतिक दल का नाम ही नहीं लिया। अब बेवजह राजनीति उनको जोड़ रहे हैं, लेकिन आपने कौन सा चश्मा लगा रखा मुझे नहीं जानकारी, शायद वो भूल गए होंगे, उनको थोड़ा याद दिला देना चाहता हूँ। इसी लखनऊ की राजधानी में ठाकुरगंज में 2 सगे भाइयों की हत्या हो गई थी, यही उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहां अजीत हत्याकांड हुआ था, यही वो राजधानी है, तमाम हत्याएं हुई, कम से कम ऐसी 20 हत्याएं हैं जो संगठित अपराध में लिप्त हैं। महाराज, अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात कर रहा हूं मैं तमाम 74 जिलों की भी बात ही नहीं कर रहा हूं। और फिर भी अगर कोई कहता है कि नहीं उत्तर प्रदेश में अब जो अपराध है वो खत्म हो गया है और संगठित अपराध नहीं होता, तो उनसे एक सवाल मैं बहुत विमर्शता पूर्वक पूछूंगा, यार महाराज हमको इतना बता दीजिए, सब कुछ हो सकता है। अच्छा, आपको दिख रहा हो कि क्या पत्रकार है, आप निष्पक्ष हैं,
लेकिन उत्तर प्रदेश की जेलों में, क्योंकि आप मैनुअल पढ़े होंगे, आप पत्रकार हैं, जेल का मैनुअल आपने पढ़ा, जहां सुई नहीं जा सकती। हाँ, ठीक। चलिए, लगता है शौकत अली जी के कनेक्शन में कोई दिक्कत आ रही। कुलभूषण जी बहुत संक्षेप में अपनी आखिरी उत्तर रखिए, उसके बाद महाराज जी आ रहा हूं आपके पास। कुलभूषण पहले तो वहां हत्याएं हुई महाराज और फिर भी आप महाराज चश्मा लगा। महाराज जी का उत्तर देने से पहले फिर महाराज जी को याद दिलाया कि पिछले हमारे प्रश्न का उत्तर अभी तक वो नहीं दे पाए। दूसरा, महाराज जी को ये बता दूं कि सेकुलरिज्म की जो भारतीय संविधान की परिभाषा है उसके अनुसार सभी धर्मों को सम्मान होता है। आप अभी जिस पार्टी विशेष का समर्थन कर रहे हैं, हम तो अपने मैनिफेस्टो में न मंदिर छापते हैं न मस्जिद छापते हैं, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि आप मंदिर छापते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए लिखिए कि हम वहीं मस्जिद बनवाएंगे। ठीक है महाराज जी, बहुत जल्दी से 10 सेकंड के अंदर फाइनल। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि मैं इनके प्रश्न का जवाब देता हूं संक्षेप में। वैसे तो सारे प्रश्न एक पॉलिटिकल पार्टी के उसको देना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी संत समाज की ओर से उनको एक बात बोलता हूं कि ठीक है, आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन मेरी छोटी सी बात है। शौकत अली साहब ने इसको अभी प्रमोट किया, उन्होंने क्या कहा कि हम कर देंगे, क्या ये कर देंगे? नेशनल टीवी के माध्यम से उन्होंने बोला था हम कर देंगे। क्या अपने मैनिफेस्टो के अंदर श्री राम मंदिर निर्माण का समर्थन दोनों पॉलिटिकल पार्टी करती हैं? ठीक है, चलिए आज समय इतना ही है सर, आज समय इतना ही है, आज समय इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। कुलभूषण जी आपका शुक्रिया, शौकत अली साहब आपका शुक्रिया, जनार्दन मिश्रा जी आपका शुक्रिया और उमेशानंद महाराज जी आपका बहुत शुक्रिया। तो इलेक्शन नजदीक है और आप तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। जाहिर है आतंकवाद हो, पाकिस्तान हो, धर्म का मुद्दा हो, सभी उठेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि असल मुद्दे जो हैं वो भी कम से कम गौर ना हो। फिलहाल दीजिए इजाजत, अब बने रहिए।